प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, भारतीय राजनीतिक विचारक तथा भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक कौटिल्य संघ लोक सेवा आयोग राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय के लिए ही नहीं बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। केवल प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं और राजनीति विज्ञान में जो स्नातक कर रहे हैं, स्नातकोत्तर कर रहे हैं या जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कौटिल्य के संबंध में, चाणक्य के संबंध में जानकारी रखनी आवश्यक है। इसलिए मैं जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु पर 3-4 वीडियो में पूरी बात को रखा था, मैं कौटिल्य पर भी 3-4 अलग अलग वीडियो के माध्यम से उनके विचारों को रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन के जनक हैं और कौटिल्य ही वह पहला विचारक है जिसने व्यवस्थित रूप में राज्य और राज्य संबंधी बातों का अध्ययन किया। कौटिल्य की महत्वपूर्ण रचना का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व जैसी गतिविधियां जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है वह नहीं है, बल्कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र तो राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई ग्रंथ है। अर्थ का मतलब यहाँ पर राज्य या पृथ्वी है और राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य के विस्तार के लिए जिन सिद्धांतों या नीतियों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे शास्त्र को, ऐसी अध्ययन की शाखा को अर्थशास्त्र कहा जाता है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक राजनीति और प्रशासन पर लिखी है। हमारे राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों विषयों के अंतर्गत कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य की राजनीतिक बुद्धिमत्ता, राजनीतिक सूझबूझ की हमें व्यवस्थित जानकारी मिलती है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इतिहास के अंतर्गत कौटिल्य की ख्याति का कारण मौर्य वंश की स्थापना और उसके पूर्व नंद वंश की समाप्ति में चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग देना महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि कौटिल्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के रणनीतिकार, सलाहकार रहे हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के नीतियों को आधार बनाकर नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसलिए इतिहास के अंतर्गत कौटिल्य की ख्याति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता और चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता में कौटिल्य के परामर्श, सुझाव, रणनीति या उनकी कार्यकुशलता को महत्व दिया जाता है। इतिहास में कौटिल्य की ख्याति का एक कारण यह भी है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का मोस्ट ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय और यथार्थवादी जो स्रोत है, सोर्सेज है, वह कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मौर्यकालीन बातों को रखी गई है और हम मौर्यकालीन इतिहास की सबसे साहित्यिक स्रोत में विश्वसनीय जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से ही प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के अंतर्गत कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रशासनिक बातों को बहुत व्यवस्थित रूप में रखा है, उनकी ख्याति का कारण है। और इतिहास में कौटिल्य की चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता या उनके माध्यम से नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश की स्थापना में कौटिल्य के योगदान के संदर्भ में उनके महत्व को देखते हैं। कौटिल्य का चाणक्य नाम से भी, विष्णुगुप्त भी नाम भी है, चाणक्य नाम से भी
दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रसिद्धि हैं और दर्शन में चाणक्य नीति के बहुत सी बातें जो है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आम जीवन के लिए बहुत व्यवहारिक है और वहाँ भी उनकी राजनीतिक प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देखने को मिलता है। ऐसी ख्याति, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति, ऐसे भारतीय प्राचीन राजनीतिक चिंतन के जो धरोहर कहे जाएंगे, विद्वान कहे जाएंगे, उनका नाम कौटिल्य है और उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, राजनय सिद्धांत जब हम कौटिल्य का सबसे पहले राजनीति विज्ञान में हम पढ़ाते हैं तो राजनय सिद्धांत के अंतर्गत राजतंत्रात्मक स्वरूप का उन्होंने समर्थन किया है। निश्चित रूप में आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजतंत्रात्मक व्यवस्था आलोचनीय और द्वितीयक हो गई है, लेकिन जब तक प्रजातंत्र का आगमन नहीं था उस समय तक कौटिल्य का जो राजनय सिद्धांत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था या शासन का उन्होंने जो समर्थन किया वह महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के राजनय सिद्धांत में राजतंत्रात्मक शासन का समर्थन किया गया है, लेकिन वह निरंकुश नहीं है। हम लोग यह देखेंगे कि एक नहीं अनेक जगह कौटिल्य ने राजा को राज्य में सर्वोच्च बताने के बाद भी संपूर्ण राज्य का पर्यायवाची नहीं माना। जब हम आगे सप्तांग सिद्धांत का अवलोकन करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि राज्य के कई तत्व हैं, उसमें आम जनता भी है, जनपद में भूभाग और जनसंख्या की बात की गई है, और राजा भी है, महत्वपूर्ण तत्व है। राजनय सिद्धांत के अवलोकन से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि कौटिल्य भले ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है, लेकिन वह कभी भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करता। वह राजा की सर्वोच्चता की बात करता है, लेकिन राजा की निरंकुशता की बात नहीं करता। वह यह कहता है कि राजा धार्मिक संदर्भ में निर्णय लेगा, लेकिन उसका धर्म किसी खास मजहब से नहीं है। राजा जो धार्मिक संदर्भ में निर्णय लेगा, इसका तात्पर्य यह है कि एक समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के कार्य और दायित्व हैं और उसका कार्य दायित्व ही जो निष्पादित करना चाहिए उसका धर्म है। राजा का भी धर्म है और राजा हमेशा धर्म का अनुपालन करता है। कौटिल्य ने अपने राजनय सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति की बात कही है। वहाँ पर हमें दैवीय सिद्धांत तथा राज्य उत्पत्ति का संविदा सिद्धांत दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। कौटिल्य ने यह कहा है कि जब समाज में अधर्म का बोलबाला था, कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने दायित्वों का अनुपालन नहीं कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने राजा की उद्भावना की। यहाँ तक तो यह जरूर लगता है कि कौटिल्य राज्य उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, लेकिन दूसरी तरफ कौटिल्य ने यह कहा है कि जो राजा आएगा वह जनता की आवश्यकताओं को लेकर, जनता की समस्याओं के निदान को लेकर, जनता की सहमति से कार्य करेगा। यहाँ संविदावाद, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो 17वीं शताब्दी में व्यवस्थित रूप में हॉब्स, लॉक और रूसो के नेतृत्व में आई, उस प्रकार की बातें कौटिल्य में देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राज्य उत्पत्ति के संबंध में अधिकाधिक दैवीय लेकिन आंशिक रूप में ही सही सामाजिक संविदा सिद्धांत जैसी बातें रखी है। कौटिल्य के राजनय सिद्धांत में राजा की महत्ता पर चर्चा जरूर की गई है, लेकिन राजा जो है वह अनुशासित और व्यवस्थित है। कौटिल्य ने राजा के जो जीवन हैं, उनकी जो जीवनचर्या है, उसको दो भागों में दिनचर्या और रात्रिचर्या में रखा है। वह 24 घंटा को 12 घंटा में 8 पहर और 12 घंटा में 8 पहर बनाया है। एक पहर 1.5 घंटा का है और कौटिल्य ने 16 पहर यानी 24 घंटा का रूटीन दिया है और यह बताया है
कि 24 घंटा में राजा कब क्या करेगा। इतनी व्यवस्थित मर्यादित राजा की जीवन है कि वह निरंकुश हो ही नहीं सकता। राजा मात्र 2 पहर, 1 पहर 1.5 घंटा प्लस 1 पहर 1.5 घंटा यानी 2 पहर राजा मात्र सोएगा और वह मात्र 3 घंटा राजा सोएगा और 21 घंटा का शेड्यूल है और शेड्यूल के अनुसार राजा काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि कितना ग्रेट और डेमोक्रेटिक कंसेप्ट भी यह है। 3 घंटा जब वह शयन कक्ष में जाएगा, रनिवास में जाएगा, रानी के पास भी जाएगा, वहाँ भी वह 3 घंटा अगर राज्यहित की बात आएंगी तो गुप्तचर जो है वह जो दासी होंगी, जो शयन कक्ष में जब रानी के पास रहेगा वहाँ भी बूढ़ी दासी होंगी। वह बूढ़ी दासी जिसको राजा शयन कक्ष में माँ संबोधन करेगा और उसकी माँ रहेंगी और विशेष राज्य के हित के अवसर आएंगे, राज्य की पर किसी प्रकार के संकट आएंगे या राज्य विस्तार का सुअवसर प्राप्त होगा तो महागुप्तचर वह बूढ़ी दासी जिसको राजा शयन कक्ष में माँ कहता है और राजन को पुत्र कहकर उनकी सुरक्षा में लगी रहती है, जब रानी के पास भी होता है वह तुरंत राजा को वह सूचित करेंगी और राजा उसी समय शयन कक्ष का परित्याग करेगा और राज्य के विस्तार में, राज्य की सुरक्षा में अपने आप को झोंक देगा। स्पष्ट है कि कौटिल्य का जो राजा है अनुशासित है, व्यवस्थित है। कौटिल्य ने राजा में 36 प्रकार के गुणों की चर्चा की है और वह गुण, वह योद्धा होगा, विद्वान होगा, ब्राह्मणों को इज्जत करने वाला होगा, वह बुद्धिमान होगा, वह पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं रखेगा, वह अन्य प्रकार की अनेकानेक जो एक अच्छे व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए सब राजा में अपेक्षित है, ऐसी कौटिल्य बात करता है। यह भी राजनय सिद्धांत का अंग है और राजनय सिद्धांत में कौटिल्य ने राजा का कार्य, राज्य के कार्य की चर्चा कही है और राज्य के बहुत प्रकार के कार्य हैं, उसमें 2 प्रमुख कार्यों की कौटिल्य चर्चा करता है और कहता है कि राजा जनता के लिए पिता भी होगा, जनता के लिए पुत्र भी होगा। वह पिता बनकर जनता की रक्षा करेगा और पुत्र बनकर जनता की सेवा करेगा। स्पष्ट है कि कौटिल्य ने राजा को जनता का पिता और पुत्र बना दिया है और कहा है कि कौटिल्य का राजा धार्मिक होगा, लेकिन धर्म का सकारात्मक वह प्रयोग होगा। वह मोक्ष को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग जनहित से होकर गुजरेगा। जो राजा अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहेगा, ईश्वर यह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करके स्वर्ग में जाना चाहेगा, वह राजा डायरेक्ट ईश्वर के नहीं बल्कि जनता के बीच जाएगा। वह राजा मोक्ष को प्राप्त करेगा जो जनता में लोकप्रिय होगा और जनता में लोकप्रिय तभी होगा जो जनता का पिता और पुत्र बनकर काम करेगा। जब जनता में लोकप्रिय होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्पष्ट है कि कौटिल्य भले ही राजतंत्रात्मक शासन की बात करता है, लेकिन राजा की कार्य करके वह जरूर यह बता देना चाहता है कि राजतंत्र वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था से भी अधिक लोगों के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात प्रजातांत्रिक है, जहां प्रजा पालन और प्रजा रक्षण राजा का प्राथमिक दायित्व बताया गया है। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि कौटिल्य के राजनय सिद्धांत में धर्म की चर्चा की गई है। कौटिल्य का राजा मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह मोक्ष जो है वह कोरी कल्पना नहीं है। अगर यह मोक्ष है तो राजा मोक्ष की चाहत में अधिकाधिक जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करता है। कौटिल्य ने धर्म का सकारात्मक प्रयोग करना चाहा है। जब महात्मा गांधी की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ भी देखें, उन्होंने भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के नाम पर धर्म और राजनीति को जोड़ने का काम किया है। कौटिल्य तो उनसे भी आगे हैं जो राजा को भी जनता के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए उसे राज्य जनता के बीच लोकप्रिय होकर धर्म मार्ग या मोक्ष को प्राप्त करने की बात करता है। इन सब बातों को मैंने संक्षिप्त में आपसे कहा। राजनय सिद्धांत के अंतर्गत इनका अध्ययन अपेक्षित है, इस रूप में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कौटिल्य के नए सिद्धांत में हम सप्तांग सिद्धांत पढ़ेंगे, षड्गुण सिद्धांत पढ़ेंगे, मंडल पढ़ेंगे और कौटिल्य के फिर विचारों का मूल्यांकन करेंगे। मित्रों, मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में कौटिल्य के बारे में जानकारी दिया। बहुत विस्तृत अध्ययन है कौटिल्य का, फिर भी
मैंने अपने प्रशासनिक चिंतक के अंतर्गत कौटिल्य के बारे में आपको बताया है। यहाँ ब्रीफ में मैंने बताया है। आप लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन से मेरी प्रशासनिक चिंतक है, उसमें हमने इस बात को कौटिल्य के संबंध में जानकारी दी है। आप उसको पढ़कर और बेहतर कर सकते हैं। हमने ब्रीफ में राजनीति सिद्धांत के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत राजा की उद्भावना, राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप, शासन के स्वरूप और राजा के कार्य और राजा निरंकुश नहीं हो सकता है विषयक अन्य कुछ बातों की मैंने चर्चा की। इसको आप देखेंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर दूसरे वीडियो में कौटिल्य में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।